वेलकम एवरीबॉडी। आई एम कामना फ्रॉम हिंदी आयाम। आज की इस वीडियो में हम मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित कविता 12 मासा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 4 महीनों का वर्णन किया गया है। तो इस वाली वीडियो में हम 2 महीनों का वर्णन करेंगे और आगे इसके पार्ट 2 में अगले 2 महीनों का वर्णन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोयम किसके बारे में लिखी गई। तो ये जो कविता है, इसमें रानी नागमती के वियोग वर्णन को दर्शाया गया है। राजा रत्नसेन जो कि उनके पति हैं, वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो उस समय रानी नागमती की क्या दशा होती है, इसका वर्णन हर एक महीने में किया गया है। तो सबसे पहला महीना जो कि आता है वो है अगहन महीना। और अगहन महीना हिंदू कैलेंडर का 9वां महीना है, यानी सितंबर का महीना जो है वो अगहन का महीना है। तो इसमें क्या व्याख्या है, देखते हैं। अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाई किमी काढ़ी। यानी जो अगहन महीना है, जो 9वां महीना है हिंदू कैलेंडर का, उसमें देवस घटा, यानी जो दिन है वो घटते चले जाते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। निसी बाड़ी, और जो रात है वो बढ़ती चली जाती है। इसमें दूभर दुख, जो नागमती का दुख है वो और बढ़ता चला जाता है। सो जाई की मी काढ़ी, वो उसे कहती है कि ये जो बिछड़ने का दुख है ये और ज्यादा असहनीय हो जाता है। अब धनी देवस, अब धनी देवस बिरह भाराती, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती। अब क्या है, अब धनी बिरस, क्योंकि जो दिन है, विरह दिवस या जो दिन है वो रात की तरह और भी ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। यानी जैसे रात में रात कष्टदायी थी, उसी तरीके से पति के वियोग में नागमती के लिए दिन भी कष्टदायी होते जा रहे हैं। और जरे बिरह जो दीपक बाती, और बिरह रूपी अग्नि में जो नागमती हैं वो जरे, यानी उसी तरीके से जलती जा रही हैं जिस दीपक बाती, या जो दीपक बाती, जिस प्रकार दीपक बाती को जलाया जाता है, या दीपक की बाती जिस तरीके से जलती रहती है, उसी तरीके से विरह रूपी अग्नि में जो नागमती हैं वो भी जल रही हैं। कांपा हिय जनावर सीयु, का हिया होता है हृदय। नागमती जी कहती हैं कि जो दर्द भरी सर्दी है, इसमें मेरा जो हृदय है वो कपकपाने लगा है। जनावा सीयु, और ऐसे में जो सर्दी है ये उन पर असर नहीं करती जो अपने प्रियतम के पास हैं, या जिनके जीवन साथी उनके पास हैं। तोपे जाई होए संग पीयू, पीयू माने प्रियतम या जीवन साथी। ये सर्दी उन लोगों पर बिल्कुल असर नहीं करती जिनके साथ में उनके जीवन साथी हैं, लेकिन नागमती का हृदय इस सर्दी में कपकपा रहा है। हरिहर की रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। यानी नागमती जी कहती हैं कि इस पूरी सर्दी में घर घर चीर, चीर माने कपड़े, रचे सब काहू, सभी लोग नए नए कपड़े सिल रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। लेकिन मोर रूप रंग, मेरा तो जो रूप है, जो रंग है, जो सौंदर्य है, लेगा नाहू, मेरे पति के साथ ही चला गया है। मेरा जो रूप रूपी सौंदर्य है वो मेरे प्रियतम अपने साथ ही ले गए। पलटी त बहुरा गाजो बिछोही, अबहु फिरे फिरे रंग सोही। तो नागमती जी कहती हैं पलटी त बहुरा, यानी उसने आज तक पलट कर नहीं देखा। गाजो बिछोई, जो मुझसे बिछड़ गया। यानी राजा रतन सेन जब से गए हैं तब से वो एक बार भी पलट कर नहीं आए। अबहु फिरे, अगर वो अब भी वापस आ जाते हैं, फिरे रंग सोई, तो मेरा जो सौभाग्य है, मेरा जो रूप रंग है, वो मुझे अब भी वापस मिल जाएगा। मेरा रंग रूप उनके आने से वापस आ जाएगा। वज्र अगिनी बिरहिन किए जारा, सुलगी सुलगी दग्धे होई छारा। तो वो कहती हैं कि वज्र अगिनी बिरहिन किए जारा, कि ये जो वज्र रूपी अग्नि है, अर्थात जो सर्दी है उससे बचने के लिए
अग्नि जलाई जा रही है, जगह-जगह आग लगाकर लोग सिक रहे हैं। बिरहिन हिय जारा, लेकिन जो मेरा हिय है, वो इस बिरह रूपी अग्नि में सुलगी-सुलगी दग्धे होई छारा, सुलग रहा है और सुलग-सुलग कर राख होता जा रहा है। अर्थात उनका कहना है कि जगह-जगह सर्दी से बचने के लिए आग जलाई जा रही है, लेकिन उनका मन और उनका तन तो विरह की अग्नि में जल रहा है और ये अग्नि उनके तन मन दोनों को राख बना रही। यह दुख दगद न जाने कंतु, जौबन जन्म करे भस्मंतु। आगे नागवती कहती है कि यह दुख दगद, जो मेरा ये दुख है, जो मेरे ये दग्ध है, जो ये अग्नि मेरे अंदर लगी हुई है, न जाने कंतु, इसे शायद मेरे प्रियतम नहीं जानते। जोबन जन्म करे भस्मंतु, और इसी कारण जो मेरा रूप है, जो मेरा रंग है, मेरा जोबन है, वो सभी भस्म हुआ जा रहा है। आगे दोनों में कहा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं दोनों ही। पियसु पियसो कहेहु संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, सो धनि बिरहे जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग। आगे वो कहती हैं कि पियसो कहेहु संदेशड़ा, यानी तुम पिए के पास जाकर संदेश मेरा दे दो। किससे कहती हैं? हे भंवरा हे काग, अर्थात हे भंवरे, हे कौवे, तुम जाकर मेरे पिय को यह संदेशा दे दो। सो धनि बिरहे, यानी तुम्हारी जो विरह की आग है, जरी मुई, उसमें तुम्हारी पत्नी जर गई है, यानी जल गई है, मर चुकी है। तेहिक धुआं हम लाग, और उसकी अग्नि का जो धुआं है, उसी से हम लोग काले हो गए हैं, अर्थात उस धुएं के रंग से हमारा रंग भी काला हो गया है। अब अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पैराग्राफ है, ये पूस महीने का है। पिछला पैराग्राफ अगहन वाला था, 9वां महीना, और जो ये पूस महीना है, ये 10वां महीना है। पूस यानी अक्टूबर का महीना। तो इसमें है पूस जाड़ थर थर तन कापा। इसमें दिया गया है कि पूस का जो जाड़ा है, उसमें क्योंकि अगहन महीने से पूस में ठंड थोड़ी और ज्यादा हो जाती है, तो पूस के जाड़े में जो तन है वो थर थर काप रहा है। सूरज जड़ाई लंका दिशि चापा, और जो सूरज है वो दूर हो गया है। सूरज जाई यानी सूरज कहीं चला गया है, छिप गया है, और उसके जाने से लंका दिशि चापा, इसका मतलब है कि जो सर्दी है वो और बढ़ गई है, क्योंकि ताप में कमी आ गई है, सूरज नहीं है तो धूप नहीं निकल रही, तो इससे और भी ज्यादा सर्दी बढ़ गई। बिरह बाढ़, तो आगे नागवती कहती हैं कि इसमें जो मेरे बिरह रूपी अग्नि है वो और ज्यादा बढ़ गई है। दारुण भासीव, कपि कपि मरो ले हरि जीव। और वो कहती हैं कि मेरा शरीर जो है कपि कपि मरो, वो बिल्कुल कपकपा रहा है, और ऐसे में जो ये सर्दी है वो मेरी विरह अग्नि को बढ़ा रही है, और मुझे ऐसा लगने लगा है मरो ले हरि जीव के अब तो मेरे प्राण निकलने वाले। कंत कहा लागो, ओही ही अरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। आगे वो कहती हैं कि कंत कहा, के हे कंत, हे प्रियतम, तुम कहाँ हो? लागो ओही हियरे, हियरे मतलब हृदय से, आओ और मुझे अपने हृदय से लगा लो। पंथ अपार, मुझे रास्ता बहुत दूर नजर आ रहा है। सूझ नहीं नियरे, और मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अर्थात नागमती जी कहती हैं, हे प्रिय, तुम कहाँ हो? एक बार आकर मुझे अपने हृदय से लगा लो, ताकि मेरी सर्दी कम हो जाए, और आप तक पहुंचने का मार्ग मुझे बड़ा दूर दिख रहा है, और वो मुझे नजदीक नहीं लग रहा, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सौर सपेती आवे जूड़ी, जाने हूँ सेज हिवंचल बड़ी। सौर सपेती, सौर मतलब जो सौड़ जिसको कह देते हैं, रजाई जिसको कहते हैं। सौर सपेती आवे जूड़ी, जो रजाई है वो भी मुझे ठंडी लगती, और जो सेज है अर्थात जो बिस्तर है वो हिमंचल बूढ़ी, हिमालय की तरह बिल्कुल बर्फीला लगता है कि और भी ज्यादा ठंडा हो गया है। अर्थात सर्दी से बचने का जो एकमात्र उपाय है वो प्रिय से मिलन। चकई निसी बिछुरे दिन मिला। आगे नागमती जी कहती हैं कि जो चकई है, जो चकवा चकवी है, निसी बिछुरे, कि वो रात में बिछड़ जाते हैं, दिन मिला लेकिन दिन में मिल जाते हैं। हो दिन राति बिरह कोकिला, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पूरे दिन रात कोकिला की तरह
विरह की अग्नि में जल रही हूँ, प्रिय से मिलन का कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई देता। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, जो सखियाँ हैं वो दिन में तो साथ रहती हैं, लेकिन रैन में मुझे अकेले ही रहना पड़ता है, रात में मेरे साथ कोई नहीं रहता। कैसे जिए बिछोही पंखी। और इस अवस्था में जैसे जो कबूतर-कबूतरी एक साथ होते हैं, लेकिन अगर वो बिछड़ जाएँ, तो कैसे जिए बिछोही पंखी, वो दोनों के अलग-अलग जी नहीं पाते, तो मैं अपने प्रियतम से बिछड़कर उस कबूतरी की तरह कैसे रह सकती हूँ? विरह सचान, जो मेरा विरह है, वो बाज रूपी विरह हो गया है। भयउ तन जाड़ा, जियत खाई और मुए न छाड़ा। यानी जो मेरा विरह रूपी बाज है, वो मुझ अकेली जो कबूतरी है उसका शिकार शिकार कर रहा है और कैसे जियत खाई और मुझे जीवित को ही खाए जा रहा है, मुए न छाड़ा। और अब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मुझे मारकर ही रहेगा। मेरा जो विरह रूपी सचान है यानी विरह रूपी जो बाज है, वो मुझे अब जीवित नहीं छोड़ेगा। सकत ढरा मासुगरा, हाड़ भयउ सब संख, धनी सारस होई ररि मुई, पाऊ समेटहु पंख। आगे नागमती जी कहती हैं कि इस जुदाई की आग में, यानी इस विरह की आग में रक्त ढरा मासू गिरा। मेरा जो रक्त है अर्थात मेरा जो सारा खून है, वो मासू गिरा, वो बिल्कुल आंसू की तरह, मासू अर्थात आंसू की तरह गिर रहा है। मेरा सारा रक्त आंसू बनकर बह गया है और मेरा सारा मांस गल गया है। हाड़ भयउ सब शंख, और जो मेरी हड्डियां हैं वो शंख की तरह, जैसे शंख खोखला होता है ऐसे ही मेरी हड्डियां शंख की तरह खोखली हो गई हैं। धनी सारस होई ररी मुरी, और जो मेरा हाल है वो उस सारस मादा की तरह हो गया है जो ररी मुई यानी रो रो कर मर जाती है। पाऊ समेटहु पंख, और केवल उसके पंख ही बच जाते हैं। अब आगे इन दोनों पैराग्राफ्स का विशेष देख लेते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में इन दोनों काव्यांशों में जो रानी नागमती जी हैं, उनकी विरह वेदना का वर्णन किया गया है। और जायसी जी ने ये जो पूरा पद्मावत है, वो अवधी भाषा में लिखा है और इस काव्यांश की शैली उदाहरण और चित्रात्मक है, क्योंकि इसमें अनेक पक्षियों के माध्यम से उनके उदाहरण दे देकर चीजों को स्पष्ट किया गया है। और इस काव्यांश में अगर रस की बात करी जाए तो इसमें वियोग रस है और कवि की जो भाषा है वो काव्यात्मक है, लयात्मक है और भावों के अनुरूप है। और कविता में सजीवता विद्यमान है। ऐसा लगता है जैसे नागमती हमारे समक्ष हैं और अपनी विरह अग्नि में जल रही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे जो आपका अर्थ है इस कविता का वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें अगले दोनों काव्यांशों का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।